काफ़ी टाइम से होम थिएटर को रिपेयर करने से रिलेटेड काफ़ी सारी कमेंट्स हमारे पास आ रही थी। अब देखिए, होम थिएटर रिपेयर के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक फॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा जो होम थिएटर में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सारे फॉल्ट बताऊंगा, जो डेड कंडीशन से लेके ऑडियो और आउटपुट इनपुट जितना भी इसका प्रॉब्लम है सब बताऊँगा, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, कंप्लीट वॉच करना। वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सारे फॉल्ट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दूंगा। फिर भी मेरे पास कुछ टाइम बाद अगर होम थिएटर रिपेयर के लिए आता है तो लाइव डेमो भी आपको दिखा दूंगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन भी करके दे दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉल्ट्स की। पहला फॉल्ट है इसका बिल्कुल डेड कंडीशन। अगर आपका होम थिएटर बिल्कुल डेड कंडीशन में है तो आपने इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चेक करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप जाएंगे अपना जो केबल रहता है जिसमें आप 220 वोल्ट देते हैं और जो ट्रांसफार्मर तक आता है, तो वहाँ तक की केबल को आपने चेक करना है। वो केबल कहीं से बीच में ब्रेक तो नहीं है, जली तो नहीं है, कटी तो नहीं है, ये सब आप चेक करेंगे। उसके बाद जाएंगे ट्रांसफार्मर पे। भाई ट्रांसफार्मर आपका आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ये जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी सारी कंडीशन में ट्रांसफार्मर के जो फॉल्ट्स होते हैं वो सामने आते हैं। अब ट्रांसफार्मर को चेक कैसे करना है चलिए वो बता देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर मेरे पास है जो कि 12012 का है। ये 2 वायर इसकी इनपुट की हैं, जहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं और यहाँ से आपको 12012 मिलता है। बीच का 0 है, ये 12 है और ये 12। अब इसे चेक कैसे करना है कि ये सही है या फिर ख़राब है। देखिए, मल्टीमीटर को आप सिंपल से कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इनपुट में क्या रीडिंग आपको मिलनी चाहिए लगभग ये बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो इनपुट की 2 वायर हैं, सबसे पहले आप उन पर इस तरीके से दोनों प्रोब्स को टच कर लीजिए। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ओम्स दिखाएगा आउटपुट के मुकाबले। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कितना यहाँ पर दिखा रहा है, 187 दिखा रहा है। ठीक है, 187 आप कहीं पे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आउटपुट की रीडिंग चेक करेंगे। इनपुट की हमने देख ली 187, और आउटपुट की पहले हम 12 और 0 की रीडिंग चेक करेंगे। 12 0 12, तो 12 और 0 की हम रीडिंग चेक करेंगे तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। देखिए, यहाँ पर ये 4 ओम्स दिखा रहा है, 12 और 0। इनपुट में आपकी ज़्यादा दिखा रहा था, कितनी 180-82 ओम्स के आसपास इनपुट में दिखा रहा था। जहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिखाएगा, आउटपुट में कम दिखाएगा। और कंटिन्यूटी बीप भी आपको आउटपुट में सुनाई देगी, जैसे यहाँ पर आपको सुनाई दी है। तो देखिए, फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 ओम्स दिखा रहा है। ये तो रही 12 और 0 की। अब 0 को तो हम कॉमन पे लगाएंगे ही, और उस तरफ के 12 में हम चेक करेंगे यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर भी 4 ओम हमें दिखा रहा है, मतलब 4 ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। 3 ओम्स 3-4 के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोनों यहाँ पर ओके हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं सुनाई देती, कोई ओम्स नहीं दिखा देते, तो समझ लीजिए आपकी ट्रांसफार्मर की इनपुट या फिर आउटपुट ख़राब है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी यहाँ पर दिखनी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। अब बात करते हैं यहाँ पर 12 और 12 की, तो उसमें भी आपको ओम्स कुछ ना कुछ दिखाई देंगे और कंटिन्यूटी आपको सुनाई देगी, और वहाँ पर आपको दुगने ओम्स दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 दूनी 8। आपको यहाँ पर 8 ओम्स के आसपास यहाँ पर आना चाहिए, 7-8 के आसपास यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल ये ओके है। तो जो आउटपुट की वायर होती है, जहाँ से आपको 12-0-12 मिलना है, वहाँ पर आपको कंटिन्यूटी बीप सुनाई देगी और कुछ ओम्स जो दिखाएगा, बहुत कम ओम्स दिखाएगा। और इनपुट की जो वायर होती हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा ओम्स दिखाएगा और कोई भी कंटिन्यूटी नहीं सुनाई देगी। हो सकता है सुनाई दे, लेकिन ओम्स वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ट्रांसफार्मर पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना ज़रूरी था। अब बात करते हैं दूसरे फॉल्ट की। ट्रांसफार्मर और वायर वगैरह सब चेक कर लिया आपने, वो तो बिल्कुल ओके हैं, फिर भी पावर ऑन नहीं हो रहा है। अब ये किस वजह से होता है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12-0-12 की यहाँ पर प्रोब दिख रही है। इसके जस्ट पीछे आपको यहाँ पर रेक्टिफायर दिखेगा, 1 2 3 4 डायोड आपको यहाँ पर दिखेंगी। चलिए मैं आपको फोकस करवा के दिखा देता हूँ। 4 डायोड आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, तो इनको आप चेक कर लेंगे। डायोड को चेक करना नहीं आता है, चलिए बता देता हूँ। वैसे मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल जानने के लिए। फिर भी आपको बता देता हूँ। कंटिन्यूटी पे यहाँ पर इसको रखेंगे तो डायोड एक तरफ से कुछ वैल्यू शो करेगी और एक तरफ से कुछ भी वैल्यू आपको शो नहीं करेगी। मान लिया जाए किसी कंडीशन में आपकी डायोड शॉर्ट हो जाती, ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर इस तरीके से आपको डायोड में सुनाई देगा। फिलहाल एक डायोड को चेक करता हूँ, बाकी आपको खुद करना होगा। ये देखिए, एक तरफ से यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर वैल्यू आपको दिखने के बाद थोड़ा डाउन हो सकती है। कैपेसिटर चार्ज हो गया ना, इसकी वजह से भी होता है, क्योंकि इसके पास में कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने डायोड को भी चेक करना है, बस कंटिन्यूटी आपको नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ से वैल्यू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बार इस डायोड को भी चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको इस डायोड को चेक करके। तो ये देखिए, मतलब कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। जो नॉर्मली आपका 4007 जो डायोड होती है IN4007, उसकी वैल्यू लगभग 500 550 के आसपास आ रही है। बाकी अगर आपको डायोड में डाउट लगता है तो डायोड को निकालिए, फिर जाके आप चेक कीजिए, तब जाकर आपको एक्यूरेट वहाँ पर इसका वैल्यू दिखाई देगा। ये तो रहा जब डेड होता है तब आपने डायोड को कैसे चेक करना है। अब बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर पे भी आपने चेक करना है, कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग तो नहीं है। अब देखिए एक चीज़ आपको दिखा दूँ, सबसे पहले कैपेसिटर की वैल्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, कैपेसिटर शॉर्ट, ये देखिए। अब आपको कुछ देर बीप सुनाई देने के बाद बीप बंद होगी ना, तो ऐसा आपको मिल सकता है यहाँ पर बोर्ड पे, ठीक है। तो दोनों कैपेसिटर को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो इस आईसी को जो ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका डिज़ाइन जो है पूरा बिल्कुल अदर ऑडियो बोर्ड के मुकाबले थोड़ा अदर यहाँ पर होता है। इस आईसी का नंबर है D2030 है। तो इस होम थिएटर में, और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा होम थिएटर में 2030 से आईसी ही लगी रहती, 2030 और 2050 करके लगी रहती। ज़्यादातर 2030 वाले ही हमें मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही बोर्ड हो, कोई और बोर्ड भी होगा तो उसमें भी 2030 लगी हुई, तो आप इसी तरीके से उसको चेक करेंगे। ये तो रहा आपका कैपेसिटर्स और डायोड का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपका ये डेड होता है। अब देखिए तीसरा जो है एक चीज़, डेड होने का एक कारण और है, जब आपकी आईसी पूरी तरीके से अंदर से बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। डैमेज से मेरा मतलब है आईसी अंदर से ख़राब हो जाती हैं, कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए आपकी आईसी यहाँ पर ख़राब है। साथ ही डायोड से आईसी के जो वीसीसी पर जा रही है जो आपकी वायर या फिर जंपर, उनको भी चेक करना है। आपके जंपर टूटे तो नहीं है, या पिघल के वहाँ पर उसकी सोल्डरिंग हट तो नहीं गई है, वहाँ पर कोई कार्बन वार्बन तो नहीं निकला, ये सब आपने चेक करना है। ये तो आपको मैंने बेसिकली छोटी मोटी जानकारी दे दी है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, आप जब भी बूफर चलाते हैं आपने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ली, वो बंद हो गया, या फिर बेस बढ़ा ली, वो बंद हो गया, फिर चालू हो गया, बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, फिर बेस बढ़ा बिल्कुल बंद हो जा रहा है। ये किस कारण से होता है? आपका जो होम थिएटर है इसके कैपेसिटर्स या तो वीक हो गए हैं, या तो आपको आपके होम थिएटर का जो ट्रांसफार्मर है वो कम एम्पियर का वहाँ पर लग रखा है, या फिर उसमें थोड़ा सा वीकनेस आ चुकी है। इस कंडीशन में आपने करना क्या है, देखिए जब बेस बढ़ाने पर बंद हो रहा है या फिर वॉल्यूम बढ़ाने पर बंद हो रहा है, लोड नहीं उठा पा रहा है, तो इस कंडीशन में आपने 2 काम करने हैं। पहला काम क्या रहता है, आप इस बोर्ड पे जो आप डायोड लगा रहे हैं, वो आपको यही मैं सजेशन दूंगा, जो पहले आपकी डायोड लगी है उससे थोड़ा बढ़ा के लगे। जैसे आपकी 4007 की डायोड लगी होंगी तो आप 5399 या फिर 5408 वाली डायोड वहाँ पर लगा लीजिए। थोड़ा सा वो 1.5 या 2 एम्पियर की डायोड रहती है, उनको आप लगा लेंगे। ये तो रहा आपका, अगर लोड नहीं रहा तो ये आपने करना है। दूसरा है कैपेसिटर्स को चेंज कर लेना है। कैपेसिटर वही वैल्यू का लगाएं जो आपका ऑलरेडी लगा हुआ था। जैसे कि 25 वोल्ट और माइक्रोफैरेड की बात करूँ तो 4700 माइक्रोफैरेड के यहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 25 वोल्ट में 4700 माइक्रोफैरेड जरूर लगाएं। कोई बात नहीं, 25 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो 35 वोल्ट लगा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के आप लगाएंगे। 35 वोल्ट भी लगा लीजिए, थोड़ा घट के नहीं लगाना है आपको। ये नहीं कि आपने 16 वोल्ट लगा लिया, बिल्कुल 16 वोल्ट बिल्कुल भी मत लगाइएगा। 25 वोल्ट से ऊपर का ही आप लगाइएगा, 25-35 लगा सकते हैं। माइक्रोफैरेड बढ़ा के रखेंगे तो यह लोड यहाँ पर ले लेगा। दूसरी बात है, ये बदल दिया फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम बनी है, बेस बढ़ाने पर बंद हो जा रहा है। अब आपने क्या करना है, ट्रांसफार्मर को ही चेंज कर लेना है। ट्रांसफार्मर लगभग जैसे आपका पहले 1 एम्पियर का रहा होगा तो आपने 2 या 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज करना है। तो ट्रांसफार्मर एम्पियर अच्छा रहेगा तो लोड भी लेगा और अच्छा भी वहाँ पर परफॉर्मेंस देगा। तो ट्रांसफार्मर भी आपने चेंज करना है। जब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आपने ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, बेस और साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बता देता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम स्विच की और बेस के स्विच की। देखिए आपने ज़्यादातर देखा होगा जो वॉल्यूम और बेस के स्विच पोटेंशियोमीटर या फिर स्विच या फिर प्रीसेट बाहर पे लगे रहते हैं, जिनसे हम उसका जो साउंड है वो सेट करते हैं। कभी कभी होता है क्या ना, उसमें थोड़ा सा बड़ा है, कर सी आवाज़ आ रही, कर सी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, कहीं पर फिक्स हो जा रहा है, कहीं पर बढ़ाने पर घट जा रहा है। तो ये क्या होता है ना, इसके कार्बन आने की वजह से इसमें होता है।
इसका क्या ट्रिक है, आप 2 ट्रिक अपना सकते हैं। या तो फिर वो पोटेंशियोमीटर आप चेंज कर दीजिए, नहीं चेंज करना चाहते तो आप अपने साउंड जो सिस्टम है उसमें जो पोटेंशियोमीटर है उसमें थोड़ा सा आप इस तरीके से क्लीनर आता है ना, क्लीनर या फिर वो या फिर पेट्रोल, आप इसके दरारों पे इस तरीके से बैस करके मार सकते हैं। और उसके बाद 2-3 बार इसको घुमा लीजिए। अंदर कार्बन, इसके अंदर ब्रश रहता है जो मेटल पे थोड़ा घर्षण वगैरह करता है, जिससे होता क्या है ना, वहाँ पर कार्बन लग जाता है। आप कभी भी इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर एक प्लेट सी रहती है जिसमें हमारा ब्रश इधर उधर मूव करता है, जिससे वॉल्यूम यहाँ पर सेट हम करते हैं उस तरीके से मूव करता है, वहाँ पर कार्बन लग जाता है, इस वजह से ये इस तरीके से आपको आउटपुट देता है करकट सी। अब ये तो रही आपकी वॉल्यूम की प्रॉब्लम, बेस की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है, बस आपका लेफ्ट साइड का स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, या फिर राइट साइड का स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, या फिर बेस नहीं दे पा रहा। स्पीकर तो वर्क कर रहे हैं लेकिन बेस नहीं आ पा रहा है। किस कारण से होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले लेफ्ट और राइट स्पीकर की बात करूं, अब देखिए यहाँ पर 3 IC लगी होती हैं। ये किस किस के लिए लगी होती है? एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए और एक बेस के लिए, जिससे बेस आपको आउटपुट मिलता है, जिससे बूम बूम सी आवाज होती है, जिसमें कोई भी आपको साउंड नहीं मिलता, सिर्फ बेस वहाँ पर देता है। अब देखिए इसको ट्रैक कैसे करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर स्पीकर के जो कनेक्टर हैं, यहाँ पर तो स्पीकर के कनेक्टर ये है 1 2 3, बीच का ग्राउंड है, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये ग्राउंड का है। तो दोनों का ग्राउंड एक ही बना के रखा हुआ है। अब आपको बाहर पे कुछ कनेक्टर सा देखने को मिलेगा। कैसा? अब मैं बता देता हूँ आपको। तो होम थिएटर के बाहर इस टाइप का कनेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, इस टाइप का। ये दोनों बंद कर देता हूँ। इस टाइप के लेफ्ट और राइट के इनपुट या आउटपुट के, 2 इनपुट के मिलेंगे, 2 आउटपुट के मिलेंगे। अब बात करते हैं आउटपुट की, जिसमें हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं। अब देखिए स्पीकर से आवाज़ आ रही, कर सी आवाज़ आ रही, थोड़ा सा आपको मतलब इरिटेशन आपको हो रहा है स्पीकर के आउटपुट में, मतलब अच्छा साउंड आपको नहीं मिल रहा है। इसमें करना क्या आपने, सिंपल सी बात है। आप इसमें आप दोनों ट्रैक्स को फाइंड कीजिए। अगर आपके लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट का आप ट्रैक को आप फाइंड कीजिए किस IC में जा रहा है, और राइट को फाइंड, अगर राइट में खराबी है तो राइट को फाइंड कीजिए, भाई राइट की कौन सी। अब देखिए ये स्पीकर का कनेक्टर है, यहाँ से हमारी आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा लेफ्ट में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट के जो ये देखिए यहाँ से लेफ्ट के कनेक्टर के लिए जाता है, तो यहाँ से हमें लेफ्ट के IC को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये जो ट्रैक जा रहा है अपना किस IC तक जा रहा है ये देखना है। यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस किस IC तक जा रहा है ये हमें देख लेना है। ये रेजिस्टेंस जा रहा है आपका इस IC तक, मतलब सेंटर में, यानी कि बीच वाली IC में ये रेजिस्टेंस जा रहा है। मतलब जो स्पीकर का ट्रैक है ये इस IC तक जा रहा है। मान लीजिए आपका ये वाला स्पीकर, मान लीजिए राइट का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो आपने बीच वाली IC को चेंज कर लेना है। देखिए साउंड का जो जितना भी प्रॉब्लम होता है सभी के सभी IC की वजह से ही आता है। IC में थोड़ा सा भी खराबी होती है तो होता क्या ना, साउंड में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, आउटपुट अच्छा नहीं मिलता, आपको इरिटेशन होता है, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा भी साउंड का आपका इश्यू है तो उस तरफ की IC को आप चेंज कर लीजिए। रिकमेंड करता हूँ कि सारी की सारी IC आपको चेंज कर लेनी चाहिए एक सिरे से, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो उस IC को ही सिर्फ चेंज कीजिएगा। हीट सिंक कंपाउंड लगाइए, अच्छी तरीके से उसको पैक कीजिए और अच्छी तरीके से कस के ही आप उसमें लगाइएगा। और अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करनी है, कहीं पर टच वच नहीं करना। सोल्डरिंग को इधर उधर देख लीजिए, कहीं पर टच नहीं हो रहा, बस इस तरीके से आप करेंगे तो उस तरफ की IC आपने चेंज कर लिया और साउंड आपका प्रॉपर्ली वर्क करने लग गया है। अब बात करते हैं इस तरफ का, जो मान लीजिए राइट का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, आपने करना क्या है। तो राइट का अगर ये ट्रैक ये है तो इसको आपने इस तरफ का ये देखिए, ये वाला तो समझा दिया। अब ये वाला, अब मान लिया जाए इस तरफ का हमारा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है, जैसा ये रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर वो रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस को हमने एक लेग को हमने फाइंड करना है, मतलब उसी ट्रैक को हमने फाइंड करना है किस IC में जा रहा है। ये जा रहा है इस IC में। अब इस IC की कौन सी लेग में जाता है ये भी बता देता हूँ आपको। इस IC की जाता है वो देखिए यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 लेग की ये IC है। तो 4th नंबर IC के 4th नंबर में हमारा स्पीकर का आउटपुट होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 4th नंबर की लेग है। यहाँ से देखिए ये सीधे स्पीकर के कनेक्टर तक जा रहा है इस रेजिस्टेंस से होते हुए। इस तरीके से आपने इसको सर्च करना है। अब देखिए आपका एक तरफ का स्पीकर काम नहीं कर रहा तो ये वाली IC, दूसरी तरफ का ये वाली IC, तो ये दोनों IC आपकी स्पीकर के लिए है। जो बेस की IC होती है वो ये वाली है। अब देखिए इन दोनों को तो हमने फाइंड कर दिया, इस कनेक्टर तक जा रही है इसकी 4th नंबर की लेग। अब देखिए
आपका वूफर काम नहीं कर रहा है तो आपने इस वाली आईसी को चेंज कर लेना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी आईसी हमारी वूफर से कनेक्टेड है? तो ये वूफर के आउटपुट के स्पीकर के 2 पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट वूफर के आउटपुट के हैं, 1 और 2, ये दोनों आउटपुट के हैं। अब इनमें से एक लेग हमारी आईसी के चौथे नंबर की पिन में जा रही है, जैसे कि उसमें जा रही थी, ठीक है, उसको भी हमने ट्रैक करना है। अब ये देखिए, इस आईसी के चौथे लेग को हमने ट्रैक करना है। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है? बूफर के इन दोनों पॉइंट्स पे जा रहा है। तो बूफर के इस पॉइंट को आपने ट्रैक करना है तो कहाँ जाएगा? आईसी के चौथे नंबर की पिन पे जाएगा। तो ये देखिए, आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर बूफर का ये है, एक तो ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी के चौथे नंबर की पिन पे जा रहा है। मान लिया जाए आपको आईसी पे कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, मतलब तो इस आईसी को चेंज करने के बाद आपको कोई भी इश्यू अभी भी आ रहा है बेस से रिलेटेड, तो आपने ये 4558 आईसी को चेंज कर लेना है। यहाँ पर 4558 जिसका पूरा नाम होता है F4558 GRC 4558, इस तरीके से उसमें लिखा हो सकता है। बाकी कंपनी अच्छी कंपनी की आप लेना चाहते हो तो ट्रायंगल बना रहना चाहिए। ट्रायंगल बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पर है। किसी भी आईसी में आपको ट्रायंगल मिलता है तो समझ लीजिए वहाँ बेस्ट वो आईसी है। ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट आईसी हम इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कभी भी इसमें कोई भी ऐसा इश्यू हमें नहीं मिला है। बाकी जो इस पर मैंने पहचान बताई, दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाई है और ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कैसे पता करें, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और 1-2 वीडियो इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी, हो सकता है एंड स्क्रीन पर आपको वो दे दूँ मैं। और एक और इश्यू है, स्पीकर का आपका आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। आईसी वगैरह चेंज करने से पहले आपने एक चीज़ देखनी है, ये आप जो कनेक्टर देख रहे हैं स्पीकर आउटपुट के लिए, ये तो सिर्फ अलग चीज़ है। आपको एक कनेक्टर के एग्जांपल देने के लिए मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास होम थिएटर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आप चेक करते हैं तो यहाँ पर जो अंदर की पिन होती है इसमें थोड़ा सा कार्बन वगैरह आ जाता है। इस कनेक्टर के ख़राब होने की वजह से भी आपको स्पीकर का आउटपुट का इश्यू मिल सकता है, करकराहट से मिल सकती है, या फिर आपको बिल्कुल भी आउटपुट कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए आप इन कनेक्टर्स को पहले चेक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इनपुट की। इनपुट भी आप वैसे ही ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, इनपुट की जो आपकी पिन होंगी उन पे क्या होगा ना, या तो फिर इनपुट की पिन ख़राब होंगी, मतलब इसके कनेक्टर ख़राब होंगे, उसको भी चेक कर लीजिए। अगर वो ख़राब नहीं है तो आईसी ख़राब है, आईसी को आपने चेंज कर लेना है। ये सब इश्यू आपकी आईसी की वजह से आता है। लगभग 90% जो इसमें फॉल्ट आता है आपका साउंड से रिलेटेड या फिर आपका आउटपुट से रिलेटेड, वो आईसी से ही सॉल्व हो जाता है, मतलब आईसी से ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम आता है और आईसी को रिप्लेस करने से ही आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। और काफ़ी बार मुझे कमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं कि सर हमारा होम थिएटर का किट काफ़ी ओवरहीट हो रहा है। देखिए, हीट तो होता ही है, एक सिंपल हीट होता है, क्योंकि वहाँ पर हीट सिंक भी ज़्यादा लगा के रखी हुई है, क्योंकि ये आईसी सबसे ज़्यादा हीट करती है, बहुत ज़्यादा हीट। अदर ऑडियो आईसी के मुकाबले 4440 हो, 6283 हो या फिर कोई 7380 हो, उसके मुकाबले ये आईसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हीट करती हैं। भाई ये ज़्यादा वोल्टेज से ऑपरेट होती है, 12 वोल्ट की यहाँ पर 12012 लग रही है, भाई डबल यहाँ पर इसमें आपका वोल्टेज जा रही है, तो ये भाई ज़्यादा हीट करेंगी। और बात करते हैं 3 आईसी एक साथ अटैच हैं और यहाँ पर आपका जो ये आप देख रहे हैं हीट सिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट होता है। लगता है आपको ओवर हीट हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपने आईसी चेंज कर लेनी है। अब आपको प्रॉपर तो पता नहीं चल पाएगा कि भाई कौन सी आईसी सबसे ज़्यादा हीट करेगी, क्योंकि अटैच तो एक ही हीट सिंक से हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप या तो फिर इन आईसीज़ को निकाल के सारी की सारी चेंज कर लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जो आप अदर कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये सब के सब फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर यूज करे हैं। ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, इनमें खराबी लगभग आपको नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेगी। 0% यहाँ पर आपको इनमें खराबी देखने के लिए मिलेगी। 0 तो नहीं कहूँगा, लगभग 10% आपको इनमें खराबी देखने के लिए मिलेगी कभी कभार। या फिर कैपेसिटर थोड़ा वीक हो जाएंगे तो आपको फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, हमिंग ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस कंडीशन में आपने कुछ PF वगैरह चेंज करने होंगे। तो ये जब प्रॉब्लम आपकी आती है तब आपने उसके अगल बगल जो आउटपुट के अगल बगल जो PF हैं जो आपको मिल रहे हैं वो आपने चेंज कर। फिलहाल ये प्रॉब्लम छोड़ लीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर भी हमिंग वगैरह की ज़्यादा देखने के लिए मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमिंग की प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, आप ग्राउंड की, इसमें जो ग्राउंड की वायर है वो उठाएंगे और वॉल्यूम स्विच के अब इधर पे दे देंगे। देखिए, आप यहाँ पर दे देंगे, ग्राउंड की वायर को उठा के यहाँ पे दे देंगे, या फिर यहाँ पर भी ग्राउंड आ जाता है, यहाँ से मत दीजिएगा। आप इस
मॉड्यूल के यहाँ पर जो ग्राउंड मिल रहा है, यहाँ से एक वायर उठाएंगे और यहाँ पर दे देंगे इसके बॉडी पे, वॉल्यूम स्विच की बॉडी पर। अगर जो भी वॉल्यूम स्विच अगर आपका लगा उसकी बॉडी पे दीजिए, हमिंग थोड़ा सा कम आपकी हो जाएगी। प्रॉपरली ग्राउंड रहेगा तो आपका हमिंग आपका बहुत कम देखने को मिलेगी। ज़्यादा आ रही हमिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इस पर एक सेपरेट वीडियो विद प्रैक्टिकल आपको बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला हुआ। और वीडियो को एंड करने से पहले एक और कमेंट के बारे में बात करूं। काफ़ी सारे लोग बोलते कि भाई बेस के स्पीकर से या फिर होम थिएटर के अंदर से खन सी आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलती है, या करकराहट सी, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ है। देखो ऐसा कब होता है, बेस का स्पीकर आपका फट जाता है, उसमें पर्दा कट जाता है, या फिर अंदर कुछ ऐसा कंपोनेंट टूट के गिर जाता है तो अंदर ऐसा लगता है कि टूट। तो इसलिए इस कंडीशन में आपने पूरा अच्छी तरीके से आप होम थिएटर को खोलिए, उसके अंदर कुछ भी आपका कोई भी चीज़ टूटा हो तो वो चीज़ आप निकाल लीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ अगर अंदर एक छोटा सा चीज़ भी अंदर फंसा रहता है तो उससे आपको ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, इसलिए आप उसको खोल के सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कमेंट्स का वेट करूँगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा।